पिछले क्लास में हम लोग कमर्शियल सेल्स देखने के बाद फ्यूल सेल का ब्रीफ डिस्कशन किए थे। आइए उससे आगे हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। ऐसा फ्यूल सेल है जो जिसमें हाइड्रोजन फ्यूल गैस का काम करता है और ऑक्सीडाइजर गैस का काम करता है ऑक्सीजन। इसको अपोलो अंतरिक्ष यान जो चंद्रमा पर भेजा गया था उसमें इस्तेमाल किया गया था एज प्राइमरी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल में हाइड्रोजन हुआ फ्यूल गैस और ऑक्सीजन हुआ ऑक्सीडाइजर गैस। फ्यूल सेल कहेंगे वैसे डिवाइस को जो कंबसन ऑफ फ्यूल गैस से प्राप्त एनर्जी को, हीट को इलेक्ट्रिसिटी में बदलता है। आप के पास इसका डायग्राम बना हुआ है पीडीएफ के पेज नंबर 45 में। The cell consists of एनोड और कैथोड। किससे बना होता है? पोरस सिलिंड्रिकल एनोड एंड कैथोड made by casting of powdered charcoal mixed with powdered platinum या पैलेडियम या अर्जेंटम which acts as, ये जो पाउडर्ड मेटल है कैटलिस्ट के रूप में काम करता है। तो हम लोग देख रहे हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल हाइड्रोजन फ्यूल गैस का काम करता है, ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजर गैस का। इस सेल में एनोड और कैथोड दोनों बना होता है पोरस सिलिंड्रिकल शेप में, जिसको बनाया गया है किससे? पाउडर्ड चारकोल के साथ पाउडर्ड प्लैटिनम या पैलेडियम या सिल्वर, जो मेटल कैटलिस्ट का काम करता है। आप पेज नंबर 45 में उसके डायग्राम को देखें। A concentrated aqueous solution of NaOH और KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटासियम हाइड्रोक्साइड, is kept between एनोड एंड कैथोड। एनोड और कैथोड के बीच में ग्लास वेसल में कंसंट्रेटेड अल्कली सॉल्यूशन है NaOH या KOH का। हाइड्रोजन गैस
is passed through anode and oxygen gas is passed through cathode into the concentrated alkali solution. कंसंट्रेटेड अल्कली सॉल्यूशन में एनोड के तरफ से हाइड्रोजन और कैथोड के तरफ से ऑक्सीजन गैस को पास किया जाता है। ये गैसेज कहाँ जाता है? कंसंट्रेटेड अल्कली सॉल्यूशन में। जैसे गैस चूल्हा में दोनों तरफ नॉब लगा रहता है, जैसे 2 बर्नर या 4 बर्नर का जो गैस चूल्हा आता है, तो हर बर्नर में उसके नीचे नॉब लगा रहता है गैस के रेट ऑफ डिफ्यूजन को घटाने बढ़ाने के लिए। इसी तरह से इसमें भी एनोड और कैथोड में नॉब लगा रहता है जो कि रेगुलेट करता है गैसेज के रेट ऑफ डिफ्यूजन को। अब रिएक्शन एट एनोड, एनोड पर ऑक्सीडेशन, रिएक्शन एट एनोड, एनोड पर ऑक्सीडेशन। किसका ऑक्सीडेशन होगा? फ्यूल गैस का। किसके प्रेजेंस में? कंसंट्रेटेड अल्कली। हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू H2O। बैलेंस कर ले इसको, 4 माइनस इलेक्ट्रॉन। अब ऑक्सीजन रिड्यूस्ड होगा कैथोड पर। कैथोड पर ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड इनटू OH माइनस। O2 प्लस 2H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन 4 OH माइनस। अब एनोड और कैथोड के रिएक्शन को हम लोग जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? सेल रिएक्शन। एनोड और कैथोड के रिएक्शन को हम लोग जोड़ दें तो सेल रिएक्शन। तो सेल रिएक्शन एनोड पर H2 प्लस 4OH माइनस 4H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन O2 प्लस 2H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन 4OH माइनस। इलेक्ट्रॉन कैंसिल, OH माइनस कैंसिल, 2H2 प्लस O2 4 में से 2 गया, 2H2O प्लस हीट। अब इस हीट एनर्जी को बदला जाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में।
इलेक्ट्रिसिटी में। तो नेट सेल रिएक्शन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय रिएक्शन in presence of concentrated alkali solution and powdered platinum or palladium or silver catalyst। अब आइए हम लोग इसका एडवांटेजेस देखें। कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कंटिन्यूअस सोर्स के रूप में चूंकि अंतरिक्ष में इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ एटमॉस्फेयर नहीं होता है, इसलिए ऑक्सीडाइजर गैस भी सिलेंडर में ले जाया जाता है। जैसे हम लोग घरों में एलपीजी का इस्तेमाल करते हैं तो एटमॉस्फेयर उपलब्ध होने के कारण केवल फ्यूल गैस मार्केट से परचेज करना पड़ता है। एडवांटेजेज पहला, एक्ट्स एज कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। Fuel cell acts as source of electricity till fuel gas and oxidizer gas are supplied। तब तक यह सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का काम करेगा। इसलिए हेंस एक्ट्स एज कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हाई एफिशिएंसी, हीट एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में बदलते हैं थर्मल पावर स्टेशंस में। थर्मल पावर स्टेशंस में 30 to 40% हीट ही इलेक्ट्रिसिटी में चेंज होता है, जबकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल में 60 to 70% हीट इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होता है। हाई एफिशिएंसी हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल converts 60 to 70% of heat into electricity, whereas in thermal power stations only 30 to 40% heat is transformed into electricity. So the cell has high efficiency. यह ज्यादा कार्य कुशल है,
मान लें हम लोग डेल्टा जी चेंज इन फ्री एनर्जी, डेल्टा एच चेंज इन एंथैल्पी या एंथैल्पी ऑफ कंबसन या हीट ऑफ कंबसन। मान लें हम लोग डेल्टा जी चेंज इन फ्री एनर्जी डेल्टा एच चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ कंबसन, इसको हम लोग हीट ऑफ कंबसन या चेंज इन हीट ऑफ कंबसन। चेंज इन एंथैल्पी या हीट ऑफ कंबसन कह सकते हैं। ईटा एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल सेल, तो ईटा इज इक्वल टू डेल्टा जी बाई डेल्टा एच इंटू 100। तो ऑलमोस्ट 60 to 70% अवेलेबल हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में बदलता है फ्यूल सेल, नॉन पॉल्यूटिंग। एंड प्रोडक्ट क्या है? एंड प्रोडक्ट क्या है? फॉर्मेशन ऑफ वाटर। एंड प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल is formation of water which is non-poisonous, non-hazardous, neutral. Hence, the cell reaction is non-polluting. इसका कोई अवशिष्ट ऐसा नहीं बचता है जो इन्वायरमेंट को एडवर्सली इफेक्ट कर सके। इजी टू ऑपरेट, जैसे आप घर में कोयला चूल्हा और गैस चूल्हा के ऑपरेशन में अंतर महसूस करते हैं कि एक खाद्य पदार्थ बनाने के बाद दूसरे के लिए तैयारी जब तक करते हैं तब तक कोयला चूल्हा में हीट बेकार जाता है, जबकि गैस चूल्हा को आप आसानी से उसके कंबसन को बंद कर देते हैं, मतलब चूल्हा बंद कर देते हैं। जब मन ऑन कर लेते हैं, जब मन कम कर देते हैं। तो यही चीज यहां भी है कि आप जो कंबसन रिएक्शन है, जो सेल रिएक्शन है, उसको आप इजीली ऑपरेट कर सकते हैं। easy to operate the cell reaction अर्थात कंबसन रिएक्शन is easily regulated, मतलब आप जब चाहें उसको बंद कर सकते हैं, जब चाहे ऑन कर सकते हैं, स्लो कर सकते हैं,
फास्ट कर सकते हैं। एज पर नीड, जैसी आवश्यकता उसके हिसाब से आप रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेज को रेगुलेट कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम्स क्या आता है फ्यूल सेल के ऑपरेशन में? तो डिफिकल्टीज इन कंसंट्रेशन ऑफ फ्यूल सेल्स। पहला, जो स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेटेड अल्कली सॉल्यूशन आपने लिया है उसका कोरोसिवनेस, क्षयकारी नेचर। दूसरा, जो कैटलिस्ट इस्तेमाल किया गया है उसका हाई कॉस्ट है। तीसरा, फ्यूल को लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर ऑपरेट करने में, हैंडल करने में समस्याएं आती है। उसके अतिरिक्त एक समस्या आता है रेट ऑफ डिफ्यूजन को रेगुलेट करने में। देखिए, रेट ऑफ डिफ्यूजन को रेगुलेट करने का समस्या क्या है? आपने देखा है कि सेल रिएक्शन फाइनली क्या था? H2 और O2 H2O। तो यहां से अगर हम लोग देखें तो अगर मास का रेशियो देखें तो 4 ग्राम और ये 32 ग्राम। तो इसका 1 ग्राम, इसका 32/4 8 ग्राम। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास का रेशियो 1:8 का होना चाहिए। इसको आप नॉब के सहारे रेगुलेट करके एडजस्ट करने में कठिनाई आती है। और प्रॉब्लम किस में है? प्रोवाइडिंग कॉन्टैक्ट बिटवीन गैसियस कंपोनेंट्स, जो कि फ्यूल गैस और ऑक्सीडाइजर गैस है, उसका कॉन्टैक्ट लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट जो स्ट्रॉन्ग अल्कली सॉल्यूशन है, जो कि सोर्स ऑफ आयरन का काम करता है, और सॉलिड कैटलिस्ट। सॉलिड कैटलिस्ट कहाँ इस्तेमाल किया गया है? पाउडर्ड फॉर्म में, इलेक्ट्रोड्स में, इलेक्ट्रोड्स के निर्माण में। तो गैसेज को इतना देर उस इलेक्ट्रोड को पार करने में, उसके पोर्स से पार करने में इतना टाइम लगना चाहिए जिससे कि कैटलिस्ट उसको एक्टिवेट कर सके। फिर रेट ऑफ डिफ्यूजन में मास का रेशियो ये होना चाहिए। तो थ्योरेटिकली कहना आसान होता है, प्रैक्टिकली ऑपरेट करने में प्रॉब्लम्स आता है। और अब हम लोग पहले पार्ट के अंतिम भाग मेटेलिक कोरोजन या कोरोजन ऑफ मेटल्स, कोरोजन ऑफ मेटल्स। मेटल के सरफेस पर फॉर्मेशन ऑफ अनडिजायर्ड कंपाउंड्स ओवर द मेटल सरफेस। मेटल सरफेस पर अनडिजायर्ड कंपाउंड्स, जैसे वो सल्फेट हो सकता है, ऑक्साइड हो सकता है। अनडिजायर्ड मतलब अनचाहा, ये ऑक्साइड्स हो सकता है, सल्फेट्स हो सकता है, सल्फाइड्स हो सकता है, कार्बोनेट्स हो सकता है। किसका? मेटल का। मेटल सरफेस पर इसका फॉर्मेशन ड्यू टू इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के कारण अनडिजायर्ड कंपाउंड्स का बनना, which destroy
मेटलिक प्रॉपर्टीज, जिस मेटल को जिस काम के लिए यूज करते हैं उसका क्षय कर देता है, इज नोन एज कोरोजन ऑफ मेटल्स। मेटल्स का क्षय कहलाता है। मेटल के सरफेस पर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के कारण अनडिजायर्ड कंपाउंड का बनना, जो मेटल के कैरेक्टरिस्टिक्स को खत्म कर देता है, कम कर देता है, गुणों को परिवर्तित कर देता है, इसको हम लोग कहते हैं कोरोजन ऑफ मेटल्स। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। रस्टिंग ऑफ आयरन, चूंकि आयरन का इस्तेमाल लार्ज स्केल पर आवर डे टू डे लाइफ में होता है, इंफ्रास्ट्रक्चरल वर्क में होता है। जैसे चांदी के ऑर्नामेंट्स लेते हैं, कुछ दिनों के बाद उसमें चमक कम हो जाती है, तो चांदी का इस्तेमाल हम लोग ऑर्नामेंटल वैल्यू से कर रहे हैं, चमक ग्लैमर उसका कम हो गया, तो ये भी कोरोजन ऑफ मेटल हुआ। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, टार्निशिंग, टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, सिल्वर, ये सब हो गया मेटलिक कोरोजन। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन is the most common example of metallic corrosion and most concern for ह्यूमन सिविलाइजेशन या ह्यूमन बीइंग्स। चूंकि आयरन का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है किसमें, आवर डे टू डे लाइफ में, इसलिए आयरन मेटल के रस्टिंग, जंग लगना हमारा सबसे सीरियस कंसर्न है। रस्ट क्या है? रस्ट क्या है? जब आयरन सरफेस को इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के प्रभाव में, मॉइस्चर, एयर के प्रभाव में रखा जाता है, तो उस पर रेडिश ब्राउन या ब्राउनिश लेयर फॉर्म कर जाता है। किसका? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड का, रस्ट। रस्ट क्या हो गया? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। हाइड्रेटेड, नया नाम कहेंगे तो आयरन ऑक्सीडेशन नंबर 3 ऑक्साइड। तो फॉर्मेशन ऑफ रेडिश ब्राउन और ब्राउनिश layer of hydrated Fe2O3 over iron surface due to exposure to environmental factors like moisture, air, etc., which destroy mechanical strength and luster of iron, and luster, chamak, luster of
आयरन इज known as रस्टिंग ऑफ आयरन। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि रस्टिंग ऑफ आयरन को हम लोग गैल्वेनिक सेल के पार्ट के साथ क्यों पढ़ रहे हैं। तो पहले माना जाता था कि रस्टिंग ऑफ आयरन डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन के कारण होता है, लेकिन इसके मैकेनिज्म के स्टडी से पता चला कि रस्टिंग ऑफ आयरन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है। मतलब जिस तरह से प्राइमरी सेल में एनोड और कैथोड सेटअप करते हैं, उसी तरह से आयरन के सरफेस पर भी एनोड और कैथोड पॉइंट बनता है, जिसके द्वारा रस्टिंग होता है। और एनोड और कैथोड पॉइंट के पेयर को कहते हैं हम लोग रस्टिंग सेल। तो अगले क्लास में हम लोग देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन किस कंडीशन में एक्सीलरेट होता है और इसको प्रिवेंट या मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं।